हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास के अंतर्गत हमारे यहाँ पर पेडोलॉजी के अनुसार यहाँ पर कम से कम 3 से 4 टॉपिक हो गए हैं। यहाँ पर चौथा या पांचवा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। और आपको सारे यहाँ पर पेडोलॉजी के प्रैक्टिस सेट और मेंस ईवीएस के प्रैक्टिस सेट सारे मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर समय को ज़्यादा खींचते हुए, मतलब ज़्यादा नहीं खींचते हुए यहाँ पर टॉपिक को जल्दी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि पर्यावरण अवधारणा के स्पष्टीकरण प्रवृत्ति गतिविधि। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप बालकों को प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ईवीएस या जो पर्यावरण रहता है उसको हम किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, कौन सी विधियाँ रहती है, कौन सी गतिविधियाँ रहती है, कौन सी शिक्षण विधियाँ रहती है, इस आधार पर हम इसमें पढ़ा सकते हैं। तो हमने इसको 4 प्रकार से बांटा गया है। तो सबसे पहले आइए हम थ्योरी को देखते हैं। तो आप अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपके विभिन्न प्रकार के टॉपिकों की वीडियो मिल जाएगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर थ्योरी के माध्यम से। सबसे पहले क्या होता है, देखिए क्या है कि पर्यावरण शिक्षण में विभिन्न विधियों के माध्यम से शिक्षकों को अध्यापन के दौरान छात्रों को पर्यावरण से जुड़ी जानकारी व्यवहारिकता पर देना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बालक जो रहता है, ठीक है, आपको बालक समझना पड़ेगा कि आप खुद ही एक बालक हो। जैसे कि ये बालक है आपका, अब इस बालक को आपको यहाँ पर क्या है कि शिक्षा देनी है, किस प्रकार से, व्यवहारिक रूप से। ठीक है, यहाँ पर ईवीएस की बात हो रही है पर्यावरण की। ठीक है, यहाँ पर पर्यावरण की बात कर रहे हैं हम। तो पर्यावरण में आपको क्या है कि एक बालक को व्यवहार के रूप, ठीक है, आपके व्यवहार के व्यवहारिकता जो रहता है ना, व्यवहार के रूप में यहाँ पर शिक्षा देनी है। ठीक है, पर्यावरण की बात चल रही है यहाँ पर। तो व्यवहार के रूप में अगर आप जो देंगे तो यहाँ कौन सा माध्यम रहता है, तो प्राथमिक स्तर रहता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर की बात करें हम तो प्राथमिक स्तर में कितना होता है, 1 से 5 तक। ठीक, इस प्रकार का यहाँ पर शिक्षा हम देते हैं। अब देखिए थ्योरी के माध्यम से समझेंगे तो थ्योरी के माध्यम से बताया गया है कि पर्यावरण शिक्षण में विभिन्न विधियाँ जैसे 4 प्रकार होते हैं, वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ भी रहती है और विधियाँ भी रहती है। ठीक, और उनके माध्यम से शिक्षकों के अध्यापन के दौरान, ठीक है, जैसे कि आप पढ़ा रहे हो, आप शिक्षक हैं, उसके अध्यापन के दौरान क्या है, छात्रों को पर्यावरण से जुड़ी, ठीक है, आप बालक को क्या है पर्यावरण से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, जैसे प्राकृतिक चीज़ें, कृत्रिम चीज़ें हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो रहती है, उनको क्या करना, जानकारी व्यवहारिक रूप से देना है। ठीक है, इस आधार पर रहता है। अब देखिए यहाँ 4 प्रकार रहता है, शिक्षण विद्या रहती है। ठीक, तो शिक्षण विद्या की हम अभी समझ लेंगे, और अगर आप अच्छे डिटेल में देखना चाहते हैं तो गणित की पेडोलॉजी है उनकी सारी की, जहाँ पर गणित, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जो गणित रहता है, ठीक, भाषा 1, भाषा 2 और पर्यावरण, और पर्यावरण के अलावा यहाँ पर रहता है बाल विकास। इन सारे जो 5 सब्जेक्ट रहते हैं, इनके पेडोलॉजी यहाँ पर समान रहते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि आप किस प्रकार से सारे पेडोलॉजी को एक साथ कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बाद में समझेंगे। तो आप गणित की अगर पेडोलॉजी समझना चाहते हैं तो गणित की प्ले लिस्ट बन चुकी है, गणित की प्ले लिस्ट में आपको पेडोलॉजी और मेंस के सारे टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षण विधियों की बात हो रही है, तो शिक्षण विधियों की गणित में है, और अभी हम समझ लेंगे अच्छे से क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। अगले देखिए हम कक्षा की गतिविधियाँ, ठीक है, जैसे कि आप कक्षा के अंदर क्या क्या गतिविधियाँ रहती है उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। इसके अलावा कक्षा के बाहर की गतिविधियाँ देख लेंगे, कक्षा के बाहर किस प्रकार की गतिविधियाँ रहती है। इसके अलावा देखिए पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ, जैसे कि जो पाठ्यक्रम रहता है उसमें एक शैक्षणिक रहता है और एक सशैक्षणिक रहता है ना, 2 प्रकार का मूल्यांकन होता है। तो इस आधार पर यहाँ पर गतिविधियाँ दी गई कि पाठ्य के आधार पर सहगामी क्रिया का उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले शिक्षण विद्या समझ लेते हैं। शिक्षण विद्या, तो शिक्षण विद्या देखिए हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, हम यहाँ पर जो हमारे लिए जरूरी है वही समझेंगे। बहुत सारे बताए गए। देखिए शिक्षण विद्या देखिए एक तो रहती है संश्लेषण, ठीक, मेन नाम बता रहा हूँ आपको मैं, संश्लेषण, और दूसरा रहता है विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण रहता है। इसके अलावा यहाँ पर रहता है आगमन, और यहाँ पर चौथा रहता है निगमन। ठीक है, और 5वां रहता है हुरिस्टिक विधि। हुरिस्टिक विधि रहती है। इसके अलावा यहाँ पर 6ठे हम देख लेंगे समस्या निवारक विधि। ठीक है, इसके अलावा हम 7वां देख लेंगे यहाँ पर। तो 7वां यहाँ पर बताया कि भ्रमण विधि। ठीक है, भ्रमण विधि रहेगी, और
भ्रमण विधि के अलावा देखेंगे हम एक 8वीं विधि बताई गई है यहाँ पर, जांच पड़ताल विधि। ठीक है, इस प्रकार की 8 विधि बताई गई है। ये हम किस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर पर्यावरण। ठीक है, आप अगर पर्यावरण में पढ़ा रहे तो आपको ये विधि आपको शिक्षण के अंदर आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं पानी। ठीक है, जल दिख रहे हैं कि जल क्या होता है। ठीक है, आपका जल है और आप तीसरे क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे, कक्षा तीसरी के। ठीक है, कक्षा तीसरी के बच्चों को जल पढ़ा रहे और पाठ अध्याय नंबर क्या हो जाएगा, ये अध्याय नंबर आपका 7 हो जाएगा। ठीक, अगर आपको पढ़ाना है तो आप विभिन्न प्रकार की विधियों से किस प्रकार पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एक शिक्षक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि आप शिक्षक है। शिक्षक के बाद में आपको क्या है कि आपको पता होना चाहिए कक्षा तीसरी है, और कक्षा तीसरी के बारे में हमको व्यवहारिकता के रूप में पढ़ाना है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक जो रहते हैं वो व्यवहारिक रूप में पढ़ाते हैं। और ये अध्याय का नाम 7 है और अध्याय का नाम क्या है, जल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बालक है, अब इस बालक के अनुसार आपको 8 विधि के अंदर आपको किस प्रकार से पढ़ाना है ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बालक है, आप इस बालक को कैसे पढ़ाएंगे तो देखो संश्लेषण। ठीक, संश्लेषण और विश्लेषण क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब विपरीत होते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे सबसे पहले, जैसे कि जल है। ठीक, तो जल किस प्रकार का रहता है ना, इसका आप पहले संश्लेषण करेंगे। संश्लेषण कैसे करेंगे, जोड़ना होता है। ठीक है, जोड़ना कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए एक तो नदियों का जल, सागरों का जल, तालाबों का जल और झील का जल। ठीक, इस प्रकार के यहाँ पर जो जल रहते हैं है ना, विभिन्न प्रकार के जल, किस जैसे कि यहाँ पर संश्लेषण कर रहे हैं हम, इनका जोड़ रहे हैं। ठीक है, देखो जल तो एक ही होता है ना, झील का जल हो या तालाबों का जल हो, तालाबों का जल हो या सागरों का जल हो या फिर नदियों का जल हो। ठीक है, किसी भी प्रकार का जल हो वह जल एक ही रहता है। ठीक है, किसी का खारा रहता है, किसी का मीठा रहता है, किसी है ना इस प्रकार का रहता है, परंतु जल तो एक ही होता है। तो आप इन सभी का, ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सभी को कलेक्ट कर रहे हो। कलेक्ट हम किस में करते हैं, संश्लेषण में करते हैं। किस में करते हैं, संश्लेषण में। तो संश्लेषण विधि में क्या होता है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि आप जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सब अलग अलग भागों को हम यहाँ पर जोड़ना होता है। ठीक है, संश्लेषण। अब देखो विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण को किस प्रकार करेंगे। ठीक है, जैसे कि जल दे दिया आपका, अब जल कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कितने प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, तो बालकों के हिसाब से आप यहाँ पर टुकड़े करते हैं। जैसे कि तो नदी में पाया जाता है ना, जल रहता है वो नदी में पाया जाता है, इसके अलावा सागरों में पाया जाता है, इसके अलावा तालाबों में पाया जाता है, इसके अलावा झील में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार का जल सभी जगह अलग अलग पाया जाता है ना। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं। ठीक है, दोनों आप समझ लिया आपने। अब देखिए इसके बाद में क्या समझेंगे हम यहाँ पर, इसके बाद में आता है आगमन और निगमन। देखिए हम यहाँ पर दोनों विधियों को विपरीत रहती है, तो उनको हम साथ में समझने में क्या होता है कि हमको दोनों से अच्छे से समझ में आ सकती है। अगर आपको थोड़ा अगर डीपली लग रहा है या फिर आपको ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है तो आप इस वीडियो को वापस से एक बार अपलोड होने के बाद में दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आगमन और निगमन में क्या होता है, सबसे पहले ना इसकी जो पद्धति है इसने किसने दी, अरस्तु ने दी। ठीक है, अरस्तु ने दी है। और अरस्तु ने क्या कहा है कि आगमन और निगमन दोनों अलग अलग रहती है। ठीक है, आगमन क्या रहता है, आगमन हमेशा से उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, और निगमन जो रहते हैं वो नियम के आधार पर दे सकते हैं। अब इसको आपको याद कैसे रखना है, तो आपके लिए देखिए उदाहरण में क्या रहता है, अज्ञात से ज्ञात, और इसमें रहता है ज्ञात से अज्ञात। ठीक, इस प्रकार का। अगर आपको ये अगर और अच्छे से समझना है तो गणित की जो पेडोलॉजी है उसमें भी यहाँ पर समझाया गया है, तो आप उसको डीपली अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको मैं ज़्यादा सिर्फ पर्यावरण के हिसाब से समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि किस प्रकार का रहता है। तो देखिए आगमन निगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। तो आगमन विधि में क्या उदाहरण, हम आगमन में क्या करते हैं कि उदाहरण देते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे पानी की बात होगी। ठीक है, जल पड़ा रहे आप, तो आप बच्चों के सामने एक गिलास पानी भर कर रख देंगे कि देखिए पानी रहता है, तो आप ये क्या कर रहे हैं, उदाहरण दे लो। और जब हम उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण देख कर अगर बालक जैसे कि मान लीजिए उदाहरण देख लिया बालक ने कि ये पानी है, तो जब भी ऐसी कुछ वस्तु देखेगा वो तो वो बता देगा कि झट से कि पानी है। ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। तो उदाहरण क्या होता है, आगमन हो रहा है। ठीक है, आगमन विधि हो रही है। अगर निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में क्या होता है कि आप नियम बताते हैं पहले। ठीक है, नियम किस प्रकार से बताते हैं कि जैसे पेड़ पौधे की बात हो रही है। ठीक है, तो पेड़ पौधे किस प्रकार के रहते हैं, है ना, जंगल वाले कैसे रहते हैं या फिर बगीचे वाले कैसे रहते हैं, इस प्रकार के आप नियम बता रहे हैं। सिर्फ नियम बता रहे हैं, आप उदाहरण नहीं बता रहे। उदाहरण किस प्रकार का, आप वास्तविक रूप से किसी चीज़ को दिखाते हैं तो वह उदाहरण के तौर पर आती है, और उदाहरण के तौर पर जो आती है उसको हम आगमन विधि कहते हैं। और जब नियम के माध्यम से सिखाते हैं वह निगमन विधि रहती है। अब देखो ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें तो ह्यूरिस्टिक विधि क्या रहती है,
तो होलिस्टिक विधि सबसे पहले हम समझेंगे। होलिस्टिक विधि को आर्मस्ट्रांग ने दिया बताया था, ठीक। आर्मस्ट्रांग ने यह विधि की पद्धति का जनक है और इनका क्या है, मुख्य आधार खोज करना, ठीक है, खोज करना होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, शिक्षक एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक बालक रहता है, ये बालक है, अब इस बालक को कह दिया कि आप जल को खोजना है, जल के विभिन्न प्रकार किस प्रकार कहाँ कहाँ पाया जाता है ये खोजना है। तो वो जब बालक खोजता है, किसी समस्या का निवारण करता है खोजने के रूप से, है ना, उसको होलिस्टिक विधि कहते हैं। ठीक है, होलिस्टिक का मतलब क्या होता है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक, ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है कि मैं खोज करता हूँ, ठीक, इस प्रकार का ये रहता है। तो होलिस्टिक विधि इस प्रकार। अब देखो समस्या निवारक विधि क्या रहती है, तो समस्या निवारक विधि ये रहती है कि अगर जैसे कि बालक कुछ शिक्षण या अध्यापन कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर समस्या का निवारण कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने पानी भर दिया है, पानी किस प्रकार का भरा, मटमेला पानी भरा है, ठीक, और मटमेला पानी के अलावा शुद्ध पानी भरा हुआ है ना, फिटकरी वाला पानी भरा है, विभिन्न प्रकार का जो पानी रहता है वो उसको समस्या है कि बालक को किस प्रकार से उसको देखना है या करना है, किस प्रकार से उसको रखना है ना। तो इस आधार पर क्या है, समस्या का निवारण कर रहा है, ठीक है, समस्या का निवारण विधि है। अब देखो भ्रमण विधि की बात करें तो भ्रमण विधि क्या होती है कि आप बालकों को एक प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ का अध्यापन करवा रहे है ना। जैसे कि मान लीजिए आप जल का अगर अध्यापन करवा रहे तो बालकों को भ्रमण विधि से अगर करवा रहे है ना, तो क्या हो रहा है कि आप कक्षा में नहीं, कक्षा से बाहर जाकर आप जल को यहाँ पर वास्तविक रूप से दिखाते हैं कि ये जल होता है, ठीक है, जल साफ रहता है, शुद्ध रहता है, जल में ये होता है ना, ये चीज़ें आप प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं, भ्रमण करवा रहे हैं, उनको खुद वह गतिविधियों को कर रहे हैं, तो वह एक भ्रमण विधि का अंतर्गत होता है। अब देखिए जांच पड़ताल विधि की बात करें तो जांच पड़ताल विधि में क्या होता है कि बालक स्वयं किसी भी चीज़ को यहाँ पर खुद से परखता है कि ये चीज़ें सही हो सकती है, गलत हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप एक टब भरा हुआ है, एक मच्छर भी पनप रहे हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की ये मछलियाँ रहती है, वह भी है, ठीक है। तो वह बालक क्या कर रहा है कि जांच पड़ताल कर रहा है, ठीक है, कि मछलियाँ किस प्रकार की रहेगी, है ना, उनको किस प्रकार की हानि हो सकती है, या मतलब विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें रहती है उनको जांच पड़ताल में वो खुद बालक करता है, उसको जांच पड़ताल विधि के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। इस प्रकार का ये क्या था, इस प्रकार का हमारा ये आज का एक टॉपिक था जिसमें शिक्षण विधियाँ बताई गई थी। अब देखिए, अब शिक्षण विधि के अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कक्षा की गतिविधियाँ। तो कक्षा की गतिविधियाँ किस प्रकार से, हमने 4 से 5 प्रकार में देखी है। तो सबसे पहले कक्षा में क्या होता है कि कक्षा कक्ष में यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कि कक्षा के अंदर, ठीक है, जैसे कि आपकी एक क्लास है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। कक्षा कक्ष में क्या होता है, एक क्लास है, आपके यहाँ पर एक टीचर बैठे हैं और टीचर के यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बालक बैठे हैं, ठीक है, व्यक्तिगत विविधता के आधार पर यहाँ पर बालक बैठे हुए हैं और इनमें क्या कर रहे हो आप, इसमें आप प्रश्न पूछ रहे हो किसी प्रकार का, ठीक है, आप पूछ रहे हो या फिर बालक पूछ रहा है, बात तो एक ही है। परंतु अगर बालक को अगर ज़्यादा अवसर देंगे आप प्रश्न पूछने के लिए तो वो जिज्ञासु प्रवृत्ति को हो जाते हैं, है ना, जिज्ञासु प्रवृत्ति को हो जाते हैं। तो बालक विभिन्न प्रकार को प्रश्न जब पूछता है तो उनका जो चिंतन रहता है, तर्क शक्ति रहती है, वह पेनिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न पूछने के आधार पर होता है, प्रश्न पूछने के आधार पर क्या वाद विवाद के आधार पर होता है, ठीक है। वाद विवाद के आधार पर किस प्रकार से होता है कि बालकों के सामने एक टॉपिक रख दिया जाता है ना, एक विषय वस्तु रख दी जाती है, उस बालक को यहाँ पर एक सहज रूप से और असफल रूप से दोनों प्रकार से बताया जाता है। तो इस आधार पर एक दूसरे से जो वाद विवाद करते हैं उसको हम वाद विवाद कहते हैं। इसके अलावा देखो निर्देशन होता है, ठीक, निर्देशन की बात करें तो बालकों के सामने कुछ ऐसी गतिविधियाँ करवाई जाती है कि बालकों को स्वयं निर्देशन दिया जाता है कि आपको ये कार्य इस आधार पर करना है और आपको ये कार्य सफल रूप से करना ही है। तो इस प्रकार से अगर आप बताते हैं तो वह क्या होता है कि निर्देशन के आधार पर करवाया जाता है, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि एक रहता है कि वास्तविक रूप से, ठीक है, जैसे कि आप जैसा देख रहे हैं, आप ये भी क्या देख रहे हैं, वास्तविक रूप से देख रहे हैं ना, एक बोर्ड है व्हाइट कलर का, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्यावरण अवधारणा के स्पष्टीकरण प्रविधि गतिविधियाँ। इस प्रकार से आप ये वास्तविक रूप से देख रहे हैं। तो मतलब वास्तविक रूप से क्या आप देखो, चार्ट देखते हैं या फिर मानचित्र देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप प्राथमिक स्तर के बालकों को पढ़ा रहे हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के चार्ट रखना पड़ते हैं। जैसे कि मान लो गाय का चित्र है, आपने उसका चार्ट रखा, तो गाय को आप प्रत्यक्ष विधि के रूप में कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि गाय किस प्रकार की होती है, उसके 4 पाँव होते हैं, एक पूँछ होती है और 2 आँखें होती है, 2 सिंग होते हैं, है ना। इस प्रकार की जो चीज़ें आप बताते हैं, प्रत्यक्ष रूप से बताते हैं, वो क्या रहता है कि वास्तविक रूप से चार्ट मानचित्र के अंतर से आपको बताना चाहिए। तो इस प्रकार का हमने यहाँ देखा है। अब देखिए कक्षा के बाद में आता है कक्षा के बाहर की गतिविधियाँ, ठीक।
कक्षा के बाहर की गतिविधियाँ किस प्रकार से रहती है? तो देखिए कक्षा के बाहर की गतिविधियाँ क्या रहता है? देखो एक तो साहित्यिक रूप से होता है, ठीक। साहित्यिक रूप से के बाद में एक होता है शारीरिक होता है, ठीक। शारीरिक होता है, शारीरिक रूप के बाद में क्या होता है? सांस्कृतिक होता है, और सांस्कृतिक के बाद में नागरिक विकास होता है, ठीक है। नागरिक विकास होता है। नागरिक विकास के बाद में देखेंगे हम यहाँ पर, नागरिक विकास के बाद में यहाँ पर सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास के बाद में अगला देखेंगे हम, तो सामाजिक विकास में भ्रमण सामग्री होती है, ठीक है। भ्रमण संबंधी होता है, सॉरी, भ्रमण संबंधी होता है। इसके अलावा देखेंगे अवकाश समय होता है, ठीक है। तो देखिए हमने अभी क्या कक्षा की गतिविधियां समझी थी, है ना। आप क्या समझ रहे हैं? कक्षा के अंदर का समझा भी हमने, अब कक्षा का बाहर का समझेंगे, ठीक है। क्या आप देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आप किसी बालक को आप व्यवहारिक रूप से किसी को बालक को पर्यावरण के संबंधी कुछ जानकारी दे रहे हैं कक्षा के अंदर, परंतु आप सर्वांगीण विकास करने के हिसाब से आप कक्षा के बाहर अगर आप अध्यापन करवा रहे हैं या कुछ जानकारी दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा क्या रहता है? इन सभी का जो रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो विधियाँ बताई गई है इनको हमें खेलकूद, ठीक है, खेलकूद के अंदर रख सकते हैं। अब खेलकूद में इन सारी चीज़ों का कैसे यहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे कि मान एक से अधिक बालक रहते हैं, है ना। खेलकूद एक से अधिक बालक खेलते हैं, जैसे कि बैठ कर खेलने वाले, या फिर ग्रुप में खेलने वाले, एक में खेलने वाले, या फिर मस्तिष्क के आधार पर खेलने वाले, विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं। जैसे साहित्यिक रूप से, अब साहित्यिक रूप से किस प्रकार करते हैं? क्या आप जैसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछते हैं, साहित्य की जानकारी होती है, सामान्य ज्ञान की जानकारी होती है कि चांद दूर है या फिर दिल्ली दूर है, ठीक है। इस प्रकार का आप उदाहरण देते हो, तो ये साहित्य की बात हो रही है ना। क्यों? क्योंकि उनको आप पाठ्यक्रम के अनुसार नहीं पढ़ाते, आप सिर्फ ऐसे नॉर्मली पढ़ा रहे हैं उनको सामान्य ज्ञान के अनुसार। तो जब बालक दूर रहते हैं तो आप क्या उनको बोलते हैं? अमूर्त रूप से क्या बोलते हैं कि चांद पास में है और दिल्ली दूर है। क्यों दूर है? इस प्रकार से बताते हैं। परंतु जब बालक ज़्यादा कुछ जान लेता है, समझ लेता है, तो बालक क्या समझता है कि चांद दूर है और दिल्ली पास में है, ठीक है। इस प्रकार देखते हैं हम। देखो शारीरिक रूप से होता है, तो शारीरिक रूप से क्या खेलकूद हो रहा है, तो खेलकूद में शारीरिक रूप का विकास भी होता है, तो उस पर भी बालक सीखते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक रूप से इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के बालक रहते हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की संस्कार रहते हैं, धर्म रहते हैं, जाति रहते हैं, पंथ रहते हैं, इस प्रकार के अलग अलग बटाव रहते हैं। तो जो संस्कृति रहती है उस आधार पर भी बालक सीखता रहता है। इसके अलावा देखो नागरिक विकास क्या होता है कि जब बालकों को आप बचपन से ही पढ़ा रहे, प्राथमिक स्तर से ही पढ़ा रहे, तो कोई बालक गुस्से में रहता है ना, गुस्से में रहता है, या फिर कोई बालक संवेग के आधार पर अलग अलग प्रकार के बालक रहते हैं, तो उनमें नागरिकता का विकास हो रहा है, ठीक है। जैसे ज़्यादा गुस्सा करता है कोई बालक, तो ज़्यादा गुस्सा करता है तो क्या होता है कि बालक का नुकसान होता है ना, पढ़ाई के संबंधी या खेलकूद के संबंधी। इस प्रकार से भी आप उनको ध्यान देंगे तो नागरिकता का विकास होता है। इसके अलावा देखो सामाजिक रूप से हो रहा है, तो बालक क्या होता है? समाजीकरण के अंतर्गत, है ना। हमने समाजीकरण का टॉपिक पढ़ा था बाल विकास में। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप बाल विकास की प्लेलिस्ट में जाइए और सामाजिकरण का विकास टॉपिक पढ़िए। तो करीब 3 साल का जो बालक रहता है वो समाज में रहकर गतिविधियाँ सीखना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। समाज में रहता है, समाज में विभिन्न प्रकार की जो परंपराएं, प्रथाएं या संस्कार रहते हैं या कार्य रहते हैं वह उस प्रकार से कार्य करता है। अगला भ्रमण संबंधी की बात करूँ तो भ्रमण संबंधी में क्या होता है कि जैसे कि हमने भ्रमण विधि पढ़ी थी, है ना। किसी विशेष तौर पर या किसी विशेष समय में भ्रमण करवाया जाता है बालक को, और यहाँ पर कार्य करवाया जाता है, वो भ्रमण संबंधी के अंतर्गत आता है। अब लोग अवकाश के समय की बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपको ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता है ना। या फिर हम दीपावली की बात कर लेते हैं। अभी जैसे दीपावली चल रही है, अब बालकों को दीपावली का 5 दिन का अवकाश दिया गया है, तो विभिन्न प्रकार के जो छोटे बालक रहते हैं उनको क्या बोला गया है कि आप घर जाना, ठीक, त्यौहार भी मनाना, परंतु आपने क्या सावधानी करी, क्या कार्य किया, किस प्रकार का। छोटे छोटे बालकों को आप पूछते हो ना कि आपने क्या खाया, किस प्रकार के पटाखे फोड़े, किस प्रकार का क्या करा है, उस आधार पर आप क्या एक अवकाश के समय में वहाँ पर जानकारी ले रहे हैं और बालकों में एक बोध का नया अनुकरण करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का हमने कक्षा के बाहर का जाना है, ठीक है। तो कक्षा के बाहर के बारे में बात करिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ उद्देश्य, है ना, आखिरी हमारा है। तो देखो पाठ्य गतिविधियाँ उद्देश्य क्या होता है, इसके अंदर देखिए एक उद्देश्य के माध्यम से आप ये गतिविधियाँ करवा रहे हैं, एक उद्देश्य के माध्यम से करवा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए। देखिए एक क्या रहता है कि एक भावात्मक रहता है, ठीक, एक नैतिक संतुलन रहता है, ठीक है,
इसके अलावा देखेंगे हम, इसके अलावा अवकाश सदुपयोग है। इसके अलावा अगला देखेंगे हम, इसका है विद्यालय समाज में संबंध। जो विद्यालय रहता है और जो समाज रहता है उसमें रिलेशन बताना है अपने को। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्वांगीण विकास, जो बालक रहता है, आपको बाल विकास में हमने पढ़ा है कि सर्वांगीण विकास किस प्रकार से रहता है ना, इस प्रकार से बताना है आपको। सर्वांगीण विकास की बात करूँ, राष्ट्रीय एकता रहती है। राष्ट्रीय एकता के अलावा और देखेंगे हम लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक के अलावा ये देखेंगे हम कर्तव्यनिष्ठ नागरिक। ठीक है, इस प्रकार के हमने यहाँ पर 6 तत्व रखे हैं। कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हो गया, इस प्रकार के 6 रखे हैं हमने। अब देखो इनको हम किस प्रकार से समझेंगे। देखो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि आपने पाठ्यक्रम तो करवाया है, ठीक, आपने पाठ्यक्रम क्या करवाया, कक्ष के अंदर करवाया है, ठीक है, आपको ये पता है। और आपने इसमें किस प्रकार कराया है, शैक्षणिक रूप से, ठीक है, जो पाठ्यक्रम में रहता है वो शैक्षणिक रूप से आपने यहाँ पर कार्य करवा गया है ना। परंतु आपको क्या करवाना है, पाठ्य सरगर्मी, ठीक है, पाठ्य सरगर्मी किस प्रकार से, पाठ्यक्रम के अलावा, मतलब पाठ्यक्रम के अलावा कोई ऐसी गतिविधियां है, कोई ऐसे कार्य जो सहयोग करते हैं, है ना। सहगामी का मतलब ये रहता है कि सपोर्ट करना होता है। ऐसी गतिविधियों का उद्देश्य पूछा है यहाँ पर कि आप अगर ऐसी गतिविधियां कर रहे हो तो क्या उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो देखिए आप जब ये गतिविधियां करवाते हैं तो क्या होता है, भावात्मक और नैतिक संतुलन, ठीक है। तो भावात्मक मतलब क्या होगा, इसमें आप संवेग का या बालकों में संवेग का या उसके संस्कार है, नैतिकता है ना। एक नैतिक शिक्षा टॉपिक चलता रहता था, ठीक है। जैसे कि हम हमारे समय में जब हम पढ़ते थे तो प्राथमिक शिक्षा में क्या होता था कि पर्यावरण के अलावा नैतिक शिक्षा भी चलती थी। तो उसमें क्या बताया जाता था कि एक व्यक्ति की दिनचर्या रहती थी कि आपको कितने बजे उठना है, क्या करना है, कितने बजे सोना है, कैसे खाना है ना, कैसे पीना है, इस प्रकार की जो गतिविधि रहती है वो सारी आपको यहाँ उद्देश्य के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि छोटे बालक को आप बताते ना कक्षा में कि आप नाखून काट के आया करें या फिर आप रोज नहा कर आया करें, ये सारी चीज़ें क्या है, ये नैतिक संतुलन है ना। इसके अलावा अवकाश सदुपयोग है। जैसे अभी दीपावली की छुट्टियाँ चल रही है, अब दीपावली की छुट्टियाँ जो चल रही है उसमें आपने बालकों को बताया होगा, है ना, कि आप समय का सदुपयोग कीजिएगा। जैसे कि दिन में 1 घंटा पढ़िएगा, है ना। इसके अलावा अगर उनको कुछ होमवर्क दिया होगा वो होमवर्क करने का बोला होगा। इस प्रकार का आप सदुपयोग करवा रहे हैं, क्यों, ये सब उद्देश्य के माध्यम से हो रहा है ना। अपना उद्देश्य, आपका ये जो गतिविधियाँ है इसका अपना उद्देश्य है और उद्देश्य के मतलब से आप ये कार्य करवा रहे हैं। अब देखो विद्यालय और समाज की बात करें तो विद्यालय और समाज दोनों के घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध किस प्रकार क्या है कि जैसे मान लीजिए ये जो समाज है, ठीक, आपका ये समाज है, अब विभिन्न प्रकार के यहाँ पर परिवार रहते हैं और विभिन्न परिवार के जो परिवार रहते हैं वह विद्यालय में अध्यापन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बालकों को सिखाया जाता है वो विभिन्न प्रकार के जो परिवार रहते हैं समाज में, उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि समाज में विद्यालय की जो गतिविधियाँ रहती है, विद्यालय के जो आचरण रहते हैं उनकी जानकारी दी जाती है और विद्यालय में समाज की जो भी जानकारी रहती है, बातें रहती है अच्छी, उनका यहाँ पर अध्यापन करवाया जाता है या समझ करवाई जाती है, ठीक है। सर्वांगीण विकास की बात करें तो देखो हमने बाल विकास में देखा है कि जो बालक रहता है, ठीक है, यहाँ पर ये बालक है। अब इस बालक का यहाँ पर सर्वांगीण विकास देखो, एक तो शारीरिक विकास होता है, ठीक, शारीरिक विकास कैसे, जैसे कि हाथ पाँव सिर मस्तिष्क जो है। इसके अलावा देखो शारीरिक विकास क्या होता है, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास में एक होता है मानसिक विकास, ठीक। इस प्रकार का 3 प्रकार का यहाँ पर रहता है, तीनों प्रकार का सर्वांगीण विकास करवाए जाते हैं। अब देखो राष्ट्रीय एकता की बात करूँ तो राष्ट्रीय एकता में क्या होता है कि देखो हमारा देश क्या है, विभिन्न धर्मों का देश है ना। विभिन्न प्रकार के धर्म के जाति पंथ के यहाँ पर लोग रहते हैं, है ना। उन सभी के बीच में क्या तालमेल बनाए रखता है, घनिष्ठ संबंध रहता है, ठीक है। जैसे कि हम दीपावली भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, बहुत सारे ऐसे त्यौहार बनाते हैं, सभी साथ में मनाते हैं। तो आप बालकों को हमेशा यहाँ पर शिक्षा देते हैं, किस प्रकार की राष्ट्रीय एकता की शिक्षा देते हैं। राष्ट्रीय एकता किस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि आपको आप जो जैसे कि मान लो एक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के धर्म पढ़ते हैं, तो आप आपस में क्या हो, भाई बहन हो, है ना। इस प्रकार का यहाँ पर उद्देश्य के आधार पर करवाया जाता है। अब देखो लोकतांत्रिक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की बात करूँ, है ना, तो आप देखिए एक जो बालक रहता है वो समाज में रहता है और समाज में रहने के साथ में उन बालकों को आप सब जानकारी हो जाती है, ठीक है, कि मैं समाज के विरुद्ध ऐसा कार्य करूँगा तो मुझे सजा मिलेगी या फिर वह समाज मुझे अलग दृष्टि से देखेगा। तो इस प्रकार से जो बालक रहता है वह
सोचता है, समझता है या फिर उन चीज़ों को सीखता है अच्छे से। तो इस प्रकार का लोकतांत्रिक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक का उद्देश्य होता है। तो हमने देखिए यह जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ लिया है और इसके जो प्रैक्टिस सेट है वो हम अच्छे से लगाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी हो या कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट में मुझे बताएगा। और आपको अगर ऐसा कोई टॉपिक पढ़ना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपके लिए जल्द ही वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। अब हम प्रश्न पत्र देखेंगे। प्रश्न पत्र में यहाँ पर दिया गया है विभिन्न प्रकार की जानकारी, है ना, तो हम उनको अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित कथनों में से विश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है ना। देखो विश्लेषण विधि की बात हो रही है। विश्लेषण विधि में क्या यहाँ पर नहीं होता है, हमने विश्लेषण विधि अच्छे से पढ़ी। तो देखिए यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। यह विधि द्वारा अध्यापक को विषय वस्तु सिखाने में कम समय लगता है। यह अध्ययन की क्रियाशील विधि है। और अगला, इस विधि के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर कौन सा सही नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर कम समय लगता है, तो देखो ये ज़रूरी नहीं है ना। आप अगर कुछ टॉपिक समस्या को कर रहे हैं तो जो समस्या रहती है उसको समय किस प्रकार का कितना लगता है ये हम नहीं बता सकते हैं, है ना। जैसे विषय वस्तु रहेगी उसमें ऐसा समय लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम। अगला प्रश्न का है, राहुल कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करता है ना। प्रयोग करना क्यों उपयोगी होता है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है। तो उचित दिशा में बच्चों को ऊर्जा को संकेंद्रित करना, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर बी वाला आंसर सही हो रहा है ना। और संकेंद्रित करना हो तो क्या होता है कि हम किसी के बालक की जो जानकारी हम दे रहे हो तो उसमें रोक लगा रहे तो वो तो नहीं होगा। बी वाला सही हो सकता है, परंतु देखा गया बच्चों में विद्यमान भाषिक और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना है। तो देखिए हमको जरूरी नहीं है कि सांस्कृतिक और भाषिक के बारे में जानकारी हो। तो अगला है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर डी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर विश्व स्तर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, अविनाश पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निरक्षरता, गरीबी और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर अधिक बल देना चाहता है। ठीक है, एक अविनाश नाम का बालक है, वो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्या करता है, निरक्षरता, गरीबी और वर्ग असमानता जैसे मुद्दों पर बल देता है। इसका कौन सा उद्देश्य अधिक प्रभावी रहेगा, देखो संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यान का आयोजन करना। तो देखो व्याख्यानों का आयोजन हम प्राथमिक स्तर पर नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम छोटे बालक रहते हैं और इसमें हम इतने अच्छे से नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अगला देखें हम, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए करना। अगला है, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परिवर्तन देने के कहना। अगला है, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। तो हमारे यहाँ पर सी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाले में बताया गया है कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना देने के लिए कहना। इस प्रकार का हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। वायु हर जगह है, प्रकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थी से निम्न प्रश्न पूछता है। ठीक है, देखिए प्राथमिक शिक्षक की बात हो रही है। प्राथमिक शिक्षक जो पढ़ा रहा है बालकों की, है ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि वह एक वायु हर जगह है, उस पर पढ़ाते समय क्या प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, ठीक है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु और क्या हमारी हड्डियों में वायु है ना। यहाँ इस प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर क्या कौन सा कौशल विकसित हो रहा है, ये प्रश्न पूछकर। तो देखिए स्वर्गीकरण हो रहा है, संवेगात्मक हो रहा है, चिंतन हो रहा है, अवलोकन हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार का तो हम यहाँ पर सीधे तरीके से लगा लेंगे, यहाँ पर चिंतन हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर चिंता करने जैसी बात पूछ रहे हैं। एक बालक जो रहेगा वो चिंतन करेगा कि होता है कि नहीं वही होता है ना। अब आखिरी प्रश्न देखें हम। आखिरी प्रश्न में बताया गया है, कक्षा तीसरे के शिक्षार्थी को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ते समय नदी नीचे की पद्धति का प्रयोग करती है। ठीक है, देखो पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों को तस्वीरों वाला चार्ट का प्रयोग करना, संक्षेप में उनका वर्णन करना और शिक्षार्थियों को नदियों पार्क में ले जाना, उनके पक्षियों को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाना चाह रही है वो, ठीक है, कि जैसा दिखता है वैसा दिखता है। और इसके अलावा देखो यहाँ पर ऑप्शन है, अपने पाठ्य योजना को पालन करना, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकता को पूरा करना, दूसरा शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना और शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया बेस्ट आंसर कौन सा होगा, देखो पाठ योजना का पालन करना, तो देखो ये सही नहीं होगा, है ना। और इसके अलावा देखो बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकता को पूरा करना, तो मतलब देखो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर जब बालक पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुबुद्धि बालक रहते हैं और बहुबुद्धि बालक को हमको विभिन्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस प्रकार का उदाहरण देना जरूरी होता है। तो इस प्रकार के हमारा आज के वीडियो